नमस्कार दोस्तों मेरे एक दोस्त ने अभी मेरे को कॉल किया और मेरे से बोला कि भाई मार्केट तो बहुत ज़्यादा गिर गया है अपने टॉप से। तो मेरे को मार्केट में पैसा लगाना है, तू बता दे मेरे को कि कहाँ पैसा लगाऊं। तो मैंने बोला अच्छा। मैंने कहा मार्केट कितना गिरा है। तो बोला यार कि निफ्टी अपने टॉप से लगभग 13% नीचे है। निफ्टी नेक्स्ट 50 अपने टॉप से लगभग 17% नीचे है। और निफ्टी मिड कैप 150 अपने टॉप से लगभग 10% नीचे है। और निफ्टी स्मॉल कैप तो लगभग 20% नीचे है। तो यार मेरे को तो पैसा लगाना है। और मैंने वॉरेन बफेट सर का ये कोट भी पढ़ा है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो दुनिया में चारों तरफ डर का माहौल है, तो ये सही टाइम है यार पैसा लगाने का। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा तो फिर लगा दे। तो कह रहा हाँ यार लगाना तो है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये सारा पैसा मैं या तो मिड कैप में लगा दूँ या स्मॉल कैप में लगा दूँ। मैं लगा क्यों भाई, ऐसा क्यों। तो कह रहा है यार पैसा तो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही बनता है, लार्ज कैप में थोड़ी ना पैसा बनता है। पूरा लास्ट 5 साल से तो मेरे को ये स्टोरी बेची जा रही है, सारे फंड मैनेजर यही बोलते हैं कि स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा बनता है, मिड कैप में ज़्यादा पैसा बनता है। तो मैंने बोला भाई ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा पैसा तो वहाँ पे बनेगा जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते होंगे प्लस अर्निंग ग्रोथ अच्छी होगी। कह रहा है यार वो सब मैं नहीं जानता, बट मुझे तो ये पता है कि पैसा मेरा स्मॉल कैप में और मिड कैप में ही बनता है। तो मैंने कहा भाई तेरे को मैं कुछ डेटा दिखाता हूँ। तो कह रहा डेटा वेटा गया भाड़ में, मेरे को तू पैसा लगाने दे। तो दोस्तों उसको तो मैं समझा नहीं पाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे ही सोचते हैं कि यार स्मॉल कैप और मिड कैप में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, तो उधर ही पैसा लगाना चाहिए। तो मैंने तो यार आप लोग मेरे दोस्त की तरह गलती ना करो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ डाटा एनालिसिस किया है और मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। और नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में मैं आपको प्रूव करूंगा कि अभी सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट कौन से इंडेक्सेस की तरफ है और आपको किस इंडेक्स के स्टॉक्स ज़्यादा बाय करने चाहिए, कहाँ पे हमें वैल्यू दिखती है। मेरे को अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल वैल्यू नहीं दिखती, वहाँ पे मैं अभी अपना पैसा नहीं लगा रहा हूँ। ऑल दो मार्केट में करेक्शन आया है, वो भी काफ़ी करेक्ट किए हैं, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी हमारे फेवर में है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, स्मॉल कैप इंडेक्स कभी कभार बहुत ज़्यादा गिर चुका है और वो अपने गिर सकता है 10 15 20%। अगर वो करेक्ट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूएशन अभी फेवर में आ गए हैं। सेम इज विद निफ्टी मिड कैप 150। तो मेरे को अभी ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में मेरे को ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। और मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे। तो हम क्या करेंगे, हम हिस्टोरिकल पी रेशियो चेक करेंगे प्लस हम अर्निंग ग्रोथ एनालिसिस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट 2 3 ईयर्स की अर्निंग्स को प्रिडिक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मैक्रो सिचुएशन। और फिर देखेंगे कि कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दी है और आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको मिड कैप 150 इंडेक्स वैल्यूएशन एनालिसिस ये लिखा हुआ नजर आएगा। तो हम जो मिड कैप 150 इंडेक्स है उसका वैल्यूएशन एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये मैंने जब से मिड कैप इंडेक्स फॉर्म हुआ था लगभग 2007 के आसपास एनएसई पे डाटा ये अवेलेबल है। तो मैंने उस साल से 2007 से लेके 2026 तक का मार्च एंड का लगभग 28 29 मार्च का मैंने ये प्राइस लिखा है और उस दिन का मैंने पीई रेशियो लिखा है। उसको प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो करके मैंने क्या किया, देखिए मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा रखा है, प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। तो मैंने उस दिन की अर्निंग निकाल ली। तो 2007 में मिड कैप इंडेक्स की जो अर्निंग थी वो थी 105 2007 मार्च मंथ में। और 2026 में अर्निंग ग्रोथ अभी कितनी चल रही है, लगभग 671.8 अर्निंग ग्रोथ चल रही है। तो अगर हम 2007 से 2026 तक की लॉन्ग टर्म अर्निंग लगभग 18 19 साल की अगर हम अर्निंग ग्रोथ देखें तो वो है लगभग 10%। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको 10% यहाँ पे येलो कलर में येलो सेल में नजर आ रहा है कि जो मिड कैप इंडेक्स की जो अर्निंग ग्रोथ है लास्ट 18 19 सालों की वो है 10%। जबकि निफ्टी की जो अर्निंग ग्रोथ है वो है लगभग 12 से 13%। तो दोस्तों जो ये भ्रम हमारे मन में डाला गया है कि मिड कैप की अर्निंग सबसे ज्यादा होती है, स्मॉल कैप की उससे भी ज्यादा होती है, लार्ज कैप कंपनीज की अर्निंग बहुत कम होती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, अर्निंग ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो मैं एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो पर्टिकुलर कंपनी की अर्निंग बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे निफ्टी 50 में भी अर्निंग ग्रोथ अगर आप टाइटन की देखेंगे तो काफी ज्यादा रही है। ठीक है, आप अगर 2 3 साल पहले सिर्फ एशियन पेंट की देखते, एचडीएफसी की देखते 2018 19 तक, इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा थी, ऑल्दो दे वर द पार्ट ऑफ निफ्टी 50।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स की अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ओवरऑल आप इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो अर्निंग ग्रोथ है लास्ट 20 सालों की, 15 सालों की, वो निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 से भी कम है। तो अपने मन से पहले तो ये भ्रम निकालिए, और ये डाटा है, और ये डाटा कोई मैं अपने आप से नहीं चिपकाया, मैंने एनएससी से ये डाटा निकाला है। आप भी निकाल सकते हैं एनएससी की साइट से ये डाटा। तो एक चीज हमें पता चली कि लास्ट 18 सालों की, 2007 से लेके 2026 तक जो अर्निंग ग्रोथ है वो है 10%। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, फ्रॉम 105 टू 672, ये 105 यहाँ पे थी और 672 अर्निंग यहाँ पे है, और ये लगभग है 10%। ठीक है। अब एवरेज पीई रेशियो कितना है, तो मिड कैप इंडेक्स का एवरेज पीई रेशियो लास्ट 18-20 सालों का कितना रहा है, ये दो डेटा हमें जानना जरूरी है, तभी हम वैल्यूएशन का सही से एनालिसिस कर पाएंगे। एवरेज अर्निंग ग्रोथ फॉर लास्ट 18 years is 10% and average PE ratio for last 18 years is 27। तो दोस्तों, अब अब आप मान के चलो, ठीक है, कि एक चीज देखो आप, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना कि लास्ट 2025 में, ये देखिए यहाँ पे 2025 में, 2024 में जो ये ब्राउन कलर है, 2024 से लेके 2026 में अर्निंग ग्रोथ देखिए, 2024 में अर्निंग ग्रोथ कितनी थी, 661। 2026 में अर्निंग ग्रोथ कितनी है, 671। तो लास्ट 2 सालों की अर्निंग लगभग 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 देर इज नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए, जो उस समय इंडेक्स का पी रेशियो था वो 27 था, अपने एवरेज के आसपास था, बट अभी जो वो पी रेशियो 2025 में बढ़ के कितना हो गया था, 40 हो गया था, जबकि अर्निंग क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो ओवरऑल ओवरऑल जो निफ्टी वन मिड मिड कैप 150 में 150 कंपनी है, उनकी अर्निंग ग्रोथ 2024 से 2025 में घटी है, बट स्टिल क्या है, और प्राइस देखिए निफ्टी का, निफ्टी मिड कैप 150 का प्राइस लगभग सेम रहा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, प्राइस भी सेम था, अर्निंग कम हो गई थी। तो प्राइस सेम रहेगा, अगर इसमें इस फॉर्मूले में देखिए, अगर प्राइस सेम है किसी चीज का और अर्निंग कम हो गई है, तो इसका मतलब कैचअप किसने किया है, पी रेशियो ने। तो लोग प्रीमियम बहुत ज्यादा पे करने लग गए थे। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2025 में मिड कैप का जो पी रेशियो है वो अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से लगभग 50% ऊपर चला गया था, जो हो गया था 40.9। बट अभी रिसेंटली अर्निंग्स भी बढ़ी हैं दोबारा से, अर्निंग्स भी वापस कैचअप करके 671 पे आ गई हैं, और पी रेशियो पी रेशियो भी करेक्ट होकर 29.7 पे आ गया है। तो ये थोड़ा अच्छा साइन है कि अर्निंग अर्निंग ग्रोथ ने थोड़ी सी कैचअप करी है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइस किसी चीज का दो तरीके से बढ़ता है, या तो अर्निंग ग्रोथ बढ़े या पीई रेशियो बढ़े, या दोनों बढ़े। अगर दोनों बढ़ते हैं तो एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में तब इन्वेस्ट करो जब अर्निंग ग्रोथ भी कम चल रहा हो और पीई रेशियो भी कम हो। ठीक है। तो जब ये दोनों एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे तो उस समय आपको डबल बेनिफिट मिलेगा और आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। तो अभी क्या है, पी रेशियो करेक्ट होके अपने एवरेज के आसपास आ गया है। अभी भी ऐसा नहीं है कि एवरेज से बहुत कम आ गया है, तो अभी भी एवरेज से अपने ऊपर है लगभग, ये 10% अपने एवरेज से ऊपर है, क्योंकि एवरेज कितना है 27 और ये 29.7 पे चल रहा है, तो लगभग 3 पॉइंट ऊपर है। तो मतलब 27 का 10% होता है 2.7, तो लगभग अभी 10% पी रेशियो अपने हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर चल रहा है निफ्टी मिड कैप 150 का। और अर्निंग ग्रोथ लगभग 2024 में जितनी थी उसके आसपास आ चुकी हैं। तो इसलिए प्राइस अभी क्या चल रहा है, निफ्टी मिड कैप 150 का प्राइस चल रहा है 19953। ठीक है, जो कि कल का प्राइस था। अब दोस्तों एनालिसिस करते हैं कि अगले 3 सालों में हम यहां से निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिटर्न कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है कि हम 3 साल बाद की पी रेशियो को प्रिडिक्ट करें कि 3 साल बाद पी रेशियो कितना होगा, और 3 साल बाद कंपनी की अर्निंग्स कितनी रहेगी। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस का फॉर्मूला है अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो। तो क्या हम पी रेशियो को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो पी रेशियो को प्रिडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि सेंटीमेंट उस समय कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी रेशियो हम हिस्टोरिकल एवरेजेस में जितना पी रेशियो है, हिस्टोरिकली उसका एवरेज पी रेशियो जितना है उतना मान के चलेंगे। ठीक है। दूसरा,
अर्निंग ग्रोथ लास्ट 5 सालों की कितनी रही है? अर्निंग ग्रोथ लास्ट 5 सालों की रही है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है 22%। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से 2020 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 5 सालों की अर्निंग ग्रोथ ली है। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 सालों की अर्निंग ग्रोथ हो गई। तो 2021 में अर्निंग ग्रोथ कितनी चल रही थी? 121, जो कि बहुत बहुत कम थी। तो अगर मैं 121 से कैलकुलेट करूंगा तो बहुत ज्यादा अर्निंग ग्रोथ दिखाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 3 साल का उस समय एवरेज ले लिया। 3 साल का एवरेज लिया ताकि ताकि कोई बायस्ड बायस्ड फिगर ना आए। तो मैंने 3 साल का लगभग 2020, 21, 22 में जो अर्निंग ग्रोथ रही 3 साल, उनका एवरेज किया, तो जो कि एवरेज आया 249.8। ये रहा यहाँ पे 249.8, लगभग 250 के आसपास अर्निंग ग्रोथ थी। हम ये मान के चलेंगे 2021 में। ठीक है, 21 में थी 121, बट वो मैंने एवरेज लिया, क्योंकि 21 से अगर सिर्फ, क्योंकि एक साल कभी ऐसा हो सकता है बहुत कोविड की वजह से अर्निंग ग्रोथ बहुत ज्यादा डाउन चली गई हो, तो उससे अगर बेस बहुत छोटा होगा वहां से कैलकुलेट करेंगे तो अर्निंग ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली हाई आएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ से इसलिए मैंने एवरेज ले लिया। एवरेज आई 249, 249 से 671। जब मैंने अर्निंग ग्रोथ कैलकुलेट करी लास्ट 5 सालों की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एवरेज ले रखा है, और फिर मैंने अर्निंग ग्रोथ कैलकुलेट करी 5 सालों की, तो ये आई 22%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग CAGR लास्ट 5 ईयर्स इज 22%। तो दोस्तों 22% की अर्निंग ग्रोथ है लास्ट 5 सालों की। और हमने क्या देखा कि लास्ट 18-20 सालों की अर्निंग ग्रोथ कितनी थी? 10%। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लास्ट 5 सालों में अर्निंग ग्रोथ अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से डबल रही हैं। तो क्या ये हमेशा डबल रहेंगी? नहीं। आप देख सकते हैं, जबकि ये धीरे धीरे स्लो होने लग गई। 2024 में 661 थी, और 2026 में भी लगभग 671 है, और 2025 में तो और ज्यादा डाउन चलेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि अभी इंटरेस्ट रेट हाई है, इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है दुनिया में, और अभी तो वैसे भी वॉर की वजह से ऑयल ऑयल क्राइसिस चल रहा है। ऑयल क्राइसिस की वजह से कंपनीज के रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनीज के मार्जिन वगैरह डाउन होंगे, उसकी वजह से अर्निंग ग्रोथ पे असर आएगा। तो अभी तो अर्निंग ग्रोथ, अगर मैक्रो एनवायरनमेंट को देखें, पूरी दुनिया का हाल देखें, तो और ज्यादा कम होने वाला है। बट अगर आप नॉर्मल सिचुएशन भी मान ले ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो क्या होता है, इकोनॉमी अभी कॉन्ट्रैक्शन फेज पे है, मतलब इंटरेस्ट रेट हाई है। ठीक है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस वक्त क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो इस समय क्या होता है, अर्निंग ग्रोथ कंपनी की थोड़ी सी डाउन होती है। तो सेम वही फेज चल रहा है। तो हमने देखा कि लास्ट 20 सालों की अर्निंग ग्रोथ 18 सालों की कितनी थी? 10%। लास्ट 5 सालों की आई है 22%। लेकिन लास्ट 2 सालों में अर्निंग ग्रोथ लगभग जीरो है। तो इसका मतलब अर्निंग अर्निंग ग्रोथ डाउन डाउन ट्रेंड की तरफ है। तो क्या ये 22% सस्टेनेबल है? तो भाई मेरा तो ये मानना है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि 22% सस्टेनेबल नहीं है। हमेशा हमेशा क्या होता है, रिवर्जन टू मीन होता है। अगर अभी 22% है, तो आगे चल के अर्निंग ग्रोथ कम होंगी, ताकि ओवरऑल एवरेज जो है 18-20 सालों का, वो 10, 11, 12% के आसपास ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि अब नेक्स्ट 50-50 सालों के लिए अर्निंग ग्रोथ मिड कैप इंडेक्स की सिर्फ 22% ही होगी। तो जब ऑप्टिमिज्म का फेज होता है, तो लोग क्या होता है, आज इसको नॉर्मल मानने लग जाते हैं कि आज 22% है, तो वो सोच के चलते हैं कि हमेशा 22% होता रहेगा। और और उसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, और उस समय वैल्यूएशन बहुत ज्यादा देने लगते हैं। तो आपने देखा भी कि 2025 में जो वैल्यूएशन था वो 14.9 था, जबकि अर्निंग ग्रोथ बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। बट अब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, अर्निंग ग्रोथ तो इतनी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मिड कैप से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, अपने को समझ आया कि अर्निंग ग्रोथ भी काफी ज्यादा हाई चल रही है लास्ट 5 सालों की, और पी रेशियो भी अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। तो जब दोनों हाई चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यूएशन अपने बहुत ज्यादा हाई है, और अभी सही टाइम नहीं है इस इंडेक्स में, या इस इंडेक्स में पैसा लगाने का, इस इंडेक्स की कंपनियों में पैसा लगाने का। बहुत सी जो अच्छी कंपनियां हैं, जो 20, 22, 24% से ग्रो कर रही होंगी, उनकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, काफी हद तक डिस्काउंट हो चुकी होगी। लोग उसको उतना वैल्यूएशन पहले ही दे चुके हैं। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 केस डेवलप किए हैं। ठीक है, बियर केस सिनेरियो, बेस केस सिनेरियो, और बुल केस सिनेरियो। इसमें मैंने क्या किया, अर्निंग और पी रेशियो प्रेडिक्ट करने की कोशिश की अगले 3 सालों की। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बियर केस सिनेरियो में अगर अर्निंग ग्रोथ अगले 3 साल इंडेक्स की सिर्फ 5% रहती है,
अब ये 5% क्यों मैंने मानी मैंने बहुत कम, क्योंकि आप देखेंगे ऑलरेडी अर्निंग ग्रोथ लगभग 0% है लास्ट 2 सालों की। तो अर्निंग एक मतलब 2024 से लेकर 2026 तक तो लगभग एक 1.5-2 साल में अर्निंग ग्रोथ ना के बराबर रही है। ठीक है, तो अब क्या रिवर्जन टू मीन होना है, 20% से 10% पे आना है, तो एवरेज लाने के लिए 10% से भी नीचे आएगा, तब जाके एवरेज 10% पे आएगा। तो हुआ क्या है कि अब अर्निंग ग्रोथ मेरे हिसाब से बियर केस सिनेरियो में मैंने मान के चला है कि 5% रहेगा। तो 5% और पी रेशियो, अब जब अर्निंग ग्रोथ स्लो होगा तो धीरे धीरे लोग उन कंपनी से पैसा निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि लोग उसको वैल्यूएशन कम देना शुरू करेंगे। अब जब वैल्यूएशन कम देंगे तो पी रेशियो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो अगर अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 5% होता है तो अगले 3 साल बाद जो अर्निंग ग्रोथ होगा वो लगभग होगा 777, और पी रेशियो होगा लगभग 20। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, मतलब ये मेरी प्योर इमेजिनेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो तो जो प्राइस होगा लगभग 3 साल बाद वो होगा 15,554, मतलब 15,000 के आसपास, जबकि अभी प्राइस चल रहा है 20,000 के आसपास। तो ये तो मतलब -8% का CAGR, अगर बाई चांस अर्निंग ग्रोथ कम हो जाता है तो आप देख सकते हैं ना, तो यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है ना अर्निंग कंफर्ट है। अभी बेस केस सिनेरियो मानते हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि मिड कैप में ही पैसा बनेगा, वो ये मतलब इनकी आंखें खुल जाएंगी। अब बेस केस सिनेरियो में आप देखिए कि अगर अर्निंग ग्रोथ मैं 10% मान के चलता हूँ, जो कि हिस्टोरिकल एवरेजेस के बराबर है, 20 सालों में मिड कैप के अर्निंग ग्रोथ 10% रहा है, तो मान लीजिए 10% ही मानते हैं हम, जबकि ऐसा बहुत कम चांस है कि 10% रहे। ये मतलब 5% के चांसेस लगभग 50% से ज्यादा हैं, और बेस केस सिनेरियो 10% अर्निंग के चांसेस लगभग 20-30% है। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो पी रेशियो जो हिस्टोरिकल एवरेजेस जितना है उतना ही रहेगा, 27। ठीक है, तो जो CAGR 3 साल बाद जो प्राइस होगा वो होगा 24,143, और जो CAGR आप देखेंगे आज के प्राइस से, यहाँ से आप देख सकते हैं CAGR। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, ये रेड यहाँ पे और ये, तो CAGR जो निकल के आएगा वो आएगा 7%। तो अगर सब कुछ अच्छा अच्छा रहा, ठीक है, अर्निंग ग्रोथ 10% रही, पी रेशियो भी हिस्टोरिकल एवरेजेस के जितना रही, जबकि ऐसा चांसेस बहुत कम है क्योंकि लास्ट 5 सालों का एवरेज हिस्टोरिकल एवरेज मतलब एवरेज पी रेशियो अपने नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो अगले 5 साल 3 साल 5 साल भी वो ऐसा ही रहे तो बहुत कम चांस है। तो मेरा ये मानना है कि आपको, और अगर रहा भी तो आपको सिर्फ 7% CAGR मिलेगा, मतलब आपको FD जितना रिटर्न मिलेगा। बुल के सिनेरियो ले लेते हैं, अगर बुल के सिनेरियो में मान लीजिए अर्निंग ग्रोथ 15% की रहे, ठीक है, और पी रेशियो भी बढ़ के 33 हो जाए, ठीक है, तो जो CAGR निकल के आएगा वो निकल के आएगा 19% का, जो कि चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों कि एक्चुअल में क्या होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरा जो प्रिडिक्शन है और जो अभी दुनिया में सिनेरियो चल रहा है, और जो लास्ट 5 सालों का निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ रही है, पी रेशियो रहा है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब उसके हिसाब से तो रिवर्जन टू मीन होगा। ठीक है, रिवर्जन टू मीन होगा, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिवॉर्ड बहुत कम है। अगर बहुत ही कुछ एक्सेप्शनली कुछ अच्छा हो गया तब जाके आपको 7% या 10%, 12%, 15% का रिटर्न मिलेगा। इससे ज़्यादा वैल्यू मेरे को नज़र आती है अभी निफ्टी 50 में, प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 में मुझे अभी सबसे ज़्यादा वैल्यू नज़र आती है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अभी के माहौल में। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि पैसा वहीं बनेगा जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट होगा, जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और अर्निंग ग्रोथ अभी मिड कैप की काफ़ी अच्छी नहीं है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना के बराबर है। अभी कृपया करके निफ्टी मिड कैप 150 में पैसा ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कुछ धुरंधर लोग किसी की सुनते नहीं हैं, और फंड मैनेजर्स का तो क्या है कि उनको तो आपकी SIP करवानी है, उनको कमीशन मिलता है एक्सपेंस रेशियो के नाम पे, तो भैया उनको तो हर मार्केट में आपसे पैसा लगवाना है, उनको तो हर टाइम पे, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था उनको तब भी वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आता था, उनको लगता था तब भी आप पैसा लगाइए। आज मार्केट नीचे है तब भी उनको लग रहा है कल को मार्केट और 20% डाउन चला गया उनको तब भी लगेगा। तो उनको तो भाई हर समय आपको ये स्कीम चिपकाई जाती है कि हर टाइम, जबकि ऐसा नहीं होता। हर टाइम मार्केट में सही पैसा लगाने का सही टाइम नहीं होता है, कभी कभार हमें कैश के साथ बैठना पड़ता है। और हम जैसे इन्वेस्टर्स का तभी तभी आज लोगों को वैल्यू समझ में आती है जब
जब ऐसे दुनिया में क्राइसिस का माहौल होता है। और इससे पहले अभी 1 साल पहले तक कौन कौन वैल्यू इन्वेस्टर, कौन सी वैल्यूएशन, सब पैसा लगा रहे थे और पैसा बने जा रहा था लगभग सितंबर 2024 से पहले। बट उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट साइडवेज गया। तो वैल्यूएशन मैटर करता है, अर्निंग ग्रोथ मैटर करती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये समझ आए कि कैसे मैंने अर्निंग एनालिसिस किया है। आप ऐसा ही अर्निंग एनालिसिस सभी इंडेक्स का कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट है और सबसे ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ कंफर्ट है, और वहाँ पे अपना पैसा लगाइए और बने रहिए दोस्तों। मेरे दोस्तों जैसी गलती मत कीजिए जैसा उसने किया, आप भी वो गलती मत कीजिए। एक्ट एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर एंड एक्ट एज ए डाटा बैक्ड इन्वेस्टर। डाटा पे विश्वास रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।